बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का डियर स्टूडेंट्स बड़ा मजे का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। 2 से 3 क्वेश्चंस, इट डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर, वो इस चैप्टर से देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले है वर्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड दरअसल एक फोर्स है जो एटम्स और आइंस को हेल्ड टुगेदर, जोड़े रखती है, टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। इनकी टाइप्स आपको पता हैं। मैं यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बातें जो बच्चों में मिसकंसेप्शन होती हैं यूजुअली, वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है। अब एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं? तो क्योंकि नोबल गैसेस जो हैं ये स्टेबल होती हैं, तो बाकी एटम्स भी चाहते हैं कि हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कर लें। सो वो बॉन्ड बनाते हैं। इसमें दो रूल हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। ये आई होप आप सबको ही पता होंगे। यहाँ मेरा एक एग्जांपल बताने का मकसद है आपको क्लैरिटी कर दूं कि सोडियम, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 11 है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है इसमें। और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है अकॉर्डिंग टू शेल। शेल के लिहाज से, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और सेकंड में 8 हैं, और थर्ड में 1 है, टोटल 11 है। ये तो सबको पता है ना? मुझे जरा कमेंट करें, ये बातें क्लियर है ना सबको? सो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज क्यों करता है? 2 क्यों नहीं करता, 3 क्यों नहीं करता यूजुअली? और ये लूज ही क्यों करता है, गेन क्यों नहीं करता? इसका जवाब यही ऊपर वाली बात है, वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये वाली बात में जो भी मैंने यहाँ नीचे लिखा हो कि सोडियम के करीब तरीन जो नोबल गैस दैट इज नियोन, और उसका एटॉमिक नंबर 10 है, उसके उसके इलेक्ट्रॉन्स टोटल 10 है। तो सोडियम भी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करेगा, और इसमें वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कोई लूज करेगा तो पीछे 10 रह जाएंगे। ठीक है। तो इससे आप किसी को बता सकते हो कि वाई सोडियम loses only 1 electron, or why it loses, why it do not gain the electron। ठीक है। कुछ एटम्स लूज करते हैं, कोई 1 लूज करेगा, कोई 2 लूज करेंगे, कुछ एटम्स गेन करते हैं। सबका मकसद यही है कि हम नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करें। और ऑक्टेट रूल क्योंकि ये है कि एटम्स की टेंडेंसी, सलाहियत कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखें, इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। कुछ ऐसे भी जो है एटम्स हैं कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप PCl3 को ले लें, ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, बट PF5 को देखें, या PCl5 को कह लें, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। तो क्यों नहीं फॉलो करते? मैं एहतियातन आपको समझा देता हूँ कि ये ना हो कि कुछ बच्चों को पता ना हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। इसमें 3 कार्बन एटम्स
इस तरह ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में होते हैं क्लोरीन एटम्स। ठीक है, एक क्लोरीन एटम आपकी स्क्रीन की तरफ आ रहा है, आपकी आंखों की तरफ आ रहा है, उसका बॉन्ड इस तरह है, यानी आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ऑफ स्क्रीन परपेंडिकुलर है वो। तो एक क्लोरीन इस पूरे ट्रायंगुलर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है इसके परपेंडिकुलर है और बाहर को आ रहा है, और दूसरा क्लोरीन जो है वो पीछे को जा रहा है और वो भी इस ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर के परपेंडिकुलर है। तो मैंने जानबूझ के उस तरह PCl5 नहीं बनाया, मैंने इस तरह बना दिया है। तो इसका नाम है इस वजह से इसे ट्रायंगुलर कहते हैं। और एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, इस वजह से बाई पैरामिड कहते हैं। पैरामिड ऐसी फॉर्म को कहते हैं कि नीचे जो बॉटम है वो 3 कॉर्नर का हो या 4 कॉर्नर का हो, जैसे इजिप्ट में 4 कॉर्नर वाले वो मिस्र में जो बनाए हुए अहराम है मिस्र, तो वो चारों कॉर्नर इकट्ठे होके ऊपर एक चोटी बनाते हैं, ऐसी शक्ल को कहते हैं पिरामिड। तो इसकी दो पिरामिड हैं, एक ऊपर को है और एक नीचे को है, दो चोटियां हैं स्ट्रक्चर की। और इसका जो बॉटम है वो ट्रायंगुलर है, यानी आप बॉटम कह लें या दरमियान वाला हिस्सा कह लें। तो इसका नाम बच्चों ने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो आप देख रहे हैं फास्फोरस के टोटल 5 बॉन्ड्स हैं, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग से मौजूद होते हैं। तो 3 ये हो गए बॉन्ड्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हो गए वैलेंस शेल में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं ना वो दोनों तरफ काउंट होते हैं, वो काउंटिंग में इधर भी काउंट होंगे, इधर भी काउंट होंगे। मैं थोड़ा एनालिसिस आपको करना सिखा दूं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब 7 में से इसमें 6 तो हैं ऐसे ही, जबकि एक इसने इधर शेयर किया हुआ है। तो फास्फोरस ने भी अपना एक दिया हुआ है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में हो गए 8, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी नीरेस्ट नोबल गैस जैसी। इसके नीरेस्ट नोबल गैस कौन है? आर्गॉन। 18 हो गए क्लोरीन के पास, 17 तो इसके अपने थे, एक इसको ये म्यूचुअल शेयरिंग से मिल गया। ये दोनों इधर भी काउंट होंगे, इधर भी काउंट होंगे। तो 2 इसके फर्स्ट शेल में, 8 इसके सेकंड शेल में, और वैसे 7 इसके साथ में तीसरे शेल में होते हैं। बट म्यूचुअल शेयरिंग से 8 हो गए, 2 ये वाले, 2 2 2 2 8 हो गए। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गॉन की। तो इस तरह आप फास्फोरस के काउंट करेंगे तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में वैसे 5 होते हैं, तो ये 5 के 5 ही इसने शेयर करवा दिए। तो इस तरह इसके टोटल बॉन्ड्स 5 हैं, हर बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड आपकी तरफ आंखों की तरफ आ रहा है और एक स्क्रीन के नीचे को जा रहा है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका मतलब है फास्फोरस इज नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। शाबाश। आपसे कहा जाए कि आप क्या ये कहेंगे कि PCl5 ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, या आप ये कहेंगे कि फास्फोरस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता? देखो टेक्निकल टर्म्स हैं ये। तो नब्ज इसकी क्या है कि फास्फोरस फॉलो नहीं करता। आम बच्चा क्या कहेगा जी? PCl5, क्योंकि बुक में इस तरह लिखा हुआ है। तुमने फास्फोरस, एक्चुअली इसकी बात हो रही है, ये एलिमेंट्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स और उनके एटम। सिमिलरली SF6 है, इसका मैं यहाँ स्ट्रक्चर भी आपको बताता चलूं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बस ये फर्क है। अब ये SF मैं आपके सामने बना रहा हूँ 6। सल्फर छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपने कई कंपाउंड्स में 6 के 6 भी शेयर कर लेता है।
सिंगल सिंगल बॉन्ड बनवाता है उनसे। ये 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 कितने हो गए? 4। ये चारों एक प्लेन में होंगे, जैसे ऊपर वाले 3 एक प्लेन में है क्लोरीन। ठीक है, ये चारों एक प्लेन में। तो 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स प्लेन में है, चारों एफ, और ये 2 एस, एक एस। ये स्क्वायर शेप हो गई। अब एक फ्लोरीन का बॉन्ड आपकी आइस की तरफ आ रहा है बिल्कुल ऊपर की तरह, और एक नीचे को जा रहा है। तो ऐसी शेप को हम दो नाम दे सकते हैं। एक तो नाम आ सकता है स्क्वायर प्लेनर बाई पैरामिड। जैसे उसका नाम था ट्रायंगुलर बाई पैरामिड या ट्राइगोनल बाई पैरामिड। इसको आप कह सकते हैं टेट्रागोनल भी कह सकते हैं, 4 कॉर्नर वाला टेट्रागोनल बाई पैरामिड। बट इसका नाम रखते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। स्क्वायर पिरामिड आमतौर पर नहीं बोला जाता, किसी बुक में नहीं लिखा होता। ट्रेंड क्या है इसको पढ़ने का? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसकी टोटल 8 साइड्स हैं, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं। 8 साइड। ओके, वो कैसे बनेंगी 8 साइड्स? ये समझ आती है आपको? तो इजिप्ट के पिरामिड की तरह आपने इसे समझना है। उसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं बॉटम में, और एक पीक ऊपर होती है। तो 4 कॉर्नर आपने समझना है, 4 फ्लोरीन। और वो जो पीक पे वो भी एक फ्लोरीन, और उसके आप कॉर्नर काउंट करें तो वो 4 साइडें 4 हैं। इसी तरह 4 साइडें निचली साइड पर होंगी, अगर वो बाई पिरामिड बनाया जाए ना। वैसे तो वो तो एक ही पिरामिड है, लेकिन अगर आप यूं समझ लें जमीन के अंदर भी उसी तरह का पिरामिड बन रहे, तो फिर उसको अगर जमीन से बाहर कोई सुपरमैन सपोज उस पूरे पिरामिड को उठाता है, जमीन से बाहर निकाल के आपको दिखाता है, तो आप यूं समझ लें कि उस पिरामिड के ऊपर जैसे बना हुआ वैसे ही नीचे बना हुआ। तो टोटल 8 कॉर्नर्स। और इनमें बॉन्ड एंगल जो था वो 90 का था। 90 बॉन्ड एंगल। ठीक है, तमाम बॉन्ड एंगल्स 90 के हैं। वो जो फ्लोरीन बाहर को आ रहे थे ना, वो भी जारी बात है परपेंडिकुलर हैं स्क्रीन की प्लेन के, तो वो भी 90 का एंगल बना रहे हैं। और वो जो फ्लोरीन पीछे को जा रहा है वो भी 90 का एंगल। तो यहाँ ऑल एंगल्स 90 के हैं। जबकि ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी PCl5 की, उसमें जो जो ट्राइगोनल वाली थी उसमें 120 का एंगल है आपस में। और वो जो बाहर को आ रहा था फ्लोरीन, और जो पीछे को जा रहा है, उनका आपस में एंगल 180 का है। ठीक है, क्योंकि आगे भी चीजें आनी है, तो तब मैं फिर आपको ये ब्रीफली बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपको मैं चीजें क्लियर कर दूं, ताकि मुझे रिपीट ना करनी पड़े, टाइम सेव हो जाए। ये मैं इस तरह जरा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये तो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। और एक क्लोरीन ये आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, और एक क्लोरीन इनटू द स्क्रीन जा रहा है। इसी तरह आपने वो ऑक्टाहेड्रल भी समझ लेना है। इन दोनों का आपस में एंगल है 180 का। इन्हें कहते हैं एक्सियल क्लोरीन। ठीक, जबकि इसका जो ऊपर को आ रही है उसका
जो ट्राइगोनल वाली क्लोरीन है इसके साथ एंगल 90 का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना इस पूरी प्लेन की। इसके साथ भी बच्चों 90 है, इसके साथ भी 90 है, और इसके साथ भी 90 है। इसका सबके साथ, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये इस पूरी प्लेन के, ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ये वाला प्लेन इतना इतना, इसके ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ये परपेंड। इसी तरह सेम दिस क्लोरीन, बच्चों ज्योमेट्री में हम एंगल हर चीज काउंट करते हैं, और शेप में, यानी ज्योमेट्री में एंगल्स भी और शेप भी सारा कुछ आ जाता है, जबकि शेप में सिर्फ नाम उसका पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल है या कौन है। तो ये वर्ड्स एक्चुअली इंटरचेंजेबली, यानी एक दूसरे की सिनोनिम के तौर पे बोले जाते हैं केमिस्ट्री में। सो इससे परेशान नहीं आपने होना। एंगल्स क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही मैं आपको तंग करने लगा हूं, मुझे बताओ। हाँ, अ, अ, इस शेप में टोटल एंगल्स कितने हैं? बॉन्ड एंगल्स टोटल कितने हैं? ध्यान से सोच के बता। टोटल बॉन्ड एंगल्स बच्चों यहाँ पर 9 बन रहे हैं। 3 ये वाले 120, फिर 120, फिर 120, बल्कि 9 से भी ज्यादा है। 11 है टोटल। तीन तो ये हो गए, ये तो समझ आ गई ना। अब ये जो ऊपर वाला क्लोरीन है, ठीक है, ऊपर वाला क्लोरीन, इसके एक इसके साथ बनेगा 90 का, एक इसके साथ बनेगा 90 का, और एक इसके साथ बनेगा 90 का। तो तीन ये हो गए, 6। इसी तरह नीचे वाले क्लोरीन के तीन बनेंगे, एक इसके साथ 90 का है, इसके साथ 90 का, ऐसे टोटल 9। और एक इस तरफ से 180 का, इनका आपस में एक्सियल, और एक इस तरफ से 180 इनका आपस में, टोटल 11। तो देख लो फिर ये तरह 11 हमारे पास आएंगे। तो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। फिर एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में आपने ये टॉपिक्स फर्स्ट ईयर से डिटेल में पढ़ने हैं। आ, ये एक हमारे पास ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस, और वाई एक्सिस तकरीबन यहाँ पर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है, वो इस डायग्राम में नहीं है। वाई एक्सिस पर है एनर्जी। तो जब दोनों एटम्स, ये इधर से हम स्टार्ट करते हैं इतनी दूर से, बिकॉज इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस की यहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब जो न्यूक्लियाई के दरमियान में डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और तकरीबन एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वो आप समझ आ गई होगी क्यों। दोनों एटम्स की मिला के पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो इसलिए है क्योंकि दोनों की आपस में अभी कोई अट्रैक्शन नहीं बनी। इस वजह से जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, लिहाजा हमें एक्सिस के यूं चलना पड़ेगा उल्टा। जब एक्स एक्सिस की वैल्यू कम हो रही हो ना, फिर हमें उल्टा चलना पड़ता है। तो कम होते होते साथ में
इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही होती है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी यहाँ ऑपरेट कर रही है। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। बट अट्रैक्शन डोमिनेंट आती है बिकॉज दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन का गैप मौजूद है, वैकेंसी मौजूद है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों पर ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट एक तरह आ जाती है, आप कह लें। इसमें दोनों एटम्स एक दूसरे पर कितने डिस्टेंस पर आ जाते हैं, यहाँ ये लिखा हुआ 75.4 पिकोमीटर। तो ये इनका आपस में डिस्टेंस होता है। इसको कॉम्प्रोमाइज्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। इस डिस्टेंस पर दोनों की अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन दोनों में म्यूचुअली शेयर हो जाता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन। और एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम हो जाती है तो एनर्जी इनकी बहुत डिक्रीज होती है। तो एनर्जी इनकी कितनी डिक्रीज होती है, इतनी 436.5 किलो जूल पर मोल। ये ये एक बॉन्ड बनने की एनर्जी नहीं है, ये जो एनर्जी मेंशन की हुई है ये एक मोल बॉन्ड्स बनने की एनर्जी मेंशन की पर मोल। जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, अब ये आगे वाली चीज हाइपोथेटिकल है कि अगर हम इनको दोनों न्यूक्लियाई को मजीद करीब करें तो इससे क्या होता है। अब मजीद करीब करेंगे यानी मजीद एक्स एक्स एक्सिस की करीब लाएं। एक्स एक्सिस के करीब लाने की बात, सॉरी, ये मुझे इस तरह नहीं बोलनी चाहिए बल्कि ऐसे बोलना चाहिए कि एक्स एक्सिस की वैल्यू मजीद कम करें। ठीक? अब हम यहाँ पर है ना, अगर हम इधर मूव करते हैं इसका मतलब है हम एक्स एक्सिस के इधर जा रहे हैं यूं। जब हम जीरो पर पहुंचते हैं इसका मतलब है कि जो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बहुत कम है। अभी हम जीरो पे नहीं आए बल्कि जीरो से थोड़ा पीछे ही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम करने से अब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो रही है और सिस्टम की यानी दोनों एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो इसलिए ये जो लाइन ऊपर को जा रही है इट शोज द इंक्रीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ये तो वो रिपल्शन की वजह है। बाकी चीजें आपने खुद फर्स्ट ईयर की बुक से स्टडी करनी है। दैट इज इजी। बस इसमें एक चीज मैं क्लियर करूं, ये तो बहुत से लोगों को नहीं क्लियर होती कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। शाबाश। ये बस हम बात कंप्लीट कर लें फिर आप नमाज पढ़ लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मेरी तरफ से उसको बहुत बड़ी शाबाश होगी जो बताएगा। शील्डिंग इफेक्ट भी पता है ना, यानी ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हीलियम का एटम है और ये लिथियम का एटम है। तो इसमें इधर शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं, जीरो है। इधर भी शील्डिंग इफेक्ट जीरो है। इधर शील्डिंग इफेक्ट है। और किसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स को या न्यूक्लियस के चार्ज के असर को
वैलेंस शेल तक जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये बीच में मौजूद होते हैं। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शाबाश। ठीक है। अब हम न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी एक दो फिक्रों में देख लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज है, क्या होता है, जो न्यूक्लियस पर टोटल चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, वो तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज। मसलन लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स का जो टोटल चार्ज होगा वो इसका न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है। अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फील करें। मसलन इन इस इलेक्ट्रॉन को आप देखें तो क्या जितना न्यूक्लियस पर चार्ज है वो सारे का सारा इस पर अपना असर दिखा रहा है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चार्ज को, अभी मैंने पहले बताया, वो वैलेंस शेल तक जाने से रोक रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। ठीक। सो ये न्यूक्लियर चार्ज जितना चार्ज फील नहीं करेगा, बल्कि ये उससे कम चार्ज फील करेगा, जिसे हम कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। तो एक पीरियड में शेल क्योंकि सेम ही रहते हैं, जैसे ये एक पीरियड में के दोनों एलिमेंट के एटम्स हैं, एक ही पीरियड के हैं, तो आप देखिए ये पहले पीरियड के, इसमें शील्डिंग इफेक्ट सेम है। ठीक है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रोटॉन का चार्ज फील कर रहा है, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये दो प्रोटॉन के चार्ज को फील कर रहे हैं। सो पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, इधर भी कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं, इधर भी कोई नहीं। इस तरह हम लिथियम से आगे बेरिलियम का बनाएं तो उसमें भी शील्डिंग इफेक्ट दो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, पहले शेल के दो इलेक्ट्रॉन। और आप इस तरह चलते चलते नियोन तक पहुंच जाए, उसमें भी शील्डिंग इफेक्ट फर्स्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बिल्कुल शील्डिंग और स्क्रीनिंग सेम चीज का नाम। सो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, बट अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन नंबर है वो बढ़ रहा होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन है वो वो फिर बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि नियोन पर जाकर मैक्सिमम हो जाती है। इसलिए नियोन का जो शेल का साइज है सेकंड शेल का, वो बहुत छोटा है, और लिथियम के सेकंड शेल का साइज बड़ा है, याद रखें। इसलिए हम कहते हैं नियो पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ये स्टूडेंट, इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की मैंने एक दो बातें आपको बतानी है। देखो, ग्रुप 3 और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स, अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो अभी हमने पढ़ा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस की बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने मुश्किल होते हैं, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। सो क्या होता है जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। बट ग्रुप 3 और ग्रुप 6 के जो एलिमेंट्स हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर देते हैं। तो हमने इसकी रीजन स्टडी करनी है। मैं आपको जनरल रूल एक बताता हूँ, वो ये है कि जब सब शेल्स एम्प्टी हो,
हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है। ये ज्यादातर केसेस में ऐसा है, इसको आप लॉ नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4, और इसकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2s2 2p2। ठीक है। तो n की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 2s2 2p3। ठीक है। और O की बन रही है 2s2 2p4। ओके। अब इसमें आप देखें तो जो n वाली कॉन्फ़िगरेशन है 2p3, इसमें p सबशेल हाफ फिल्ड है। शाबाश। तो इसका मतलब है ये सबसे ये कार्बन वाली की निस्बत और ऑक्सीजन वाली दोनों की निस्बत ये स्टेबल ज्यादा है। तो इसमें से जब हम कार्बन वाला ग्रुप 4 से आगे ग्रुप 5 पर आते हैं ना, नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन में नॉर्मल, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा है, और साइज नो डाउट एन का कम होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एक तो वो फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज वाला। जो दूसरा फैक्टर है यहाँ, वो हाफ सबशेल की वजह से स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है। सो इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डबल मुश्किल हो जाता है। सो ग्रुप 5 का जो नाइट्रोजन है, इससे इलेक्ट्रॉन, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है, छठा ग्रुप, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो ये क्या हुआ, छठे ग्रुप पर आकर एबनॉर्मल बिहेवियर आ गए। एक्चुअली एबनॉर्मल बिहेवियर है ग्रुप 5 का। अगर आप थोड़ा थोड़ा सोचे ना, एबनॉर्मली तो ग्रुप 5 बिहेव कर है, बट इसने, इसका हुआ क्या, इसकी एनर्जी जितनी बढ़नी चाहिए थी ना, उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई। वो इतनी बढ़ गई कि ऑक्सीजन की उससे कम लगने लगी। तो वैसे नॉर्मली ट्रेंड क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है, बट यहाँ पर आकर ग्रुप 5 के बाद जो ग्रुप 6 है, इसकी ग्रुप 5 से कम होती है। और रीजन ये है कि ग्रुप 5 में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाती है। सो ऐसा लगता है जैसे ग्रुप 6 ने एबनॉर्मल बिहेवियर शो किया और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। तो होता ऐसे ही है, इसी की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, बट फैक्टर बीच में ग्रुप 5 वाला है। सो हम कहते हैं कि ग्रुप 6 जो है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। सिमिलरली आप ग्रुप 3 का भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें ग्रुप 2 की वजह से मसला बनेगा। हाँ जी। आपने ये नहीं कहना कि जो एन वाला ग्रुप है वो एबनॉर्मल बिहेवियर दे रहा है। आपने कहना यही है कि ग्रुप 6 वाला एबनॉर्मल बिहेवियर दे रहा है। लेकिन उसका एबनॉर्मल किस वजह से हुआ है वो मैंने आपको बताया, कि एक्चुअली ग्रुप 5 की जरूरत से ज्यादा एनर्जी है, इस वजह से। समझ रहे हो ना। ये नहीं करना आपने कि आपको कि नहीं वो तो ग्रुप 5 एबनॉर्मल दे रहा है। नहीं, एबनॉर्मली बिहेवियर 6 का ही है।
क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है। हाँ जी बिल्कुल सादी है, इसकी तरफ हम आएंगे, बट अभी हमारा टॉपिक फिर उससे जरा हट जाएगा। तो नो डाउट सिमेट्री है। क्लियर है सबको? जी आप कह सकते हैं। चलो अच्छा, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, बाकी आपने बुक से स्टडी करना है उसको सारा, कि ग्रुप में टॉप से बॉटम जब आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, आप सबको पता है। अच्छा, एटम का साइज बढ़ता है तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, फिर क्लोरीन का उससे बड़ा है, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का सबसे बड़ा साइज। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में आकर ऐड होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो जब साइज बढ़ता है, यानी तो उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस की अपने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन वीक हो रही होती है साइज बड़ा होने से। सो नए आने वाले को, इनकमिंग को उसने क्या अट्रैक्ट करना। सो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है साइज बढ़ने से, ग्रुप में टॉप से बॉटम आने से। ठीक हो गया। अच्छा ये तो था नॉर्मल बात। अब इसमें एक एबनॉर्मल ट्रेंड हमें नजर आता है फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में। अब क्लोरीन का साइज बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन से ज्यादा है। तो इसकी रीजन बच्चों ये है, इसकी रीजन फ्लोरीन में प्रॉब्लम है। फ्लोरीन कहाँ मौजूद है? सेकंड पीरियड में पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे, नोबल गैसेस के साथ। तो पीरियड में आप क्या देखते हैं कि साइज डिक्रीज होता है। सो एफ तक पहुंचते पहुंचते लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, पहुंचते पहुंचते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ जाता है कि जो सेकंड शेल है उसका साइज बहुत कम पड़ जाता है। ये फर्ज करें न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, तो ये साइज इसका बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 7 मौजूद हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी, वो आराम से कौन सा बैठे हुए हैं, वो वेव नेचर रख रहे हैं। तो इनकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है वो बड़ा थिक बनता है, घना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है। गो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है सेकंड शेल में, और वो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता भी है,
बट ये आराम से ऐड नहीं होता। इसको जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको थोड़ी रिपल्शन देते हैं। सो इसलिए ये इस न्यूक्लियस की या इस एटम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो जरा कम पड़ जाती है। अब क्लोरीन में क्या अच्छी बात है? क्लोरीन में अच्छी बात ये है कि इसका जो न्यूक्लियस, इसका जो वैलेंस शेल है वो दूसरा नहीं है, इसका वैलेंस शेल है तीसरा। और इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है और मौजूद कितने होते हैं? सिर्फ 7। सो बेशक क्लोरीन का साइज भी अपने पीरियड के लिहाज से कम ही है, बट इसका शेल तीसरा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उतना थिक नहीं बनता। 7 इलेक्ट्रॉन है, शेल तीसरा है, तो ये जरा आ, इतना थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं बनता जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं। सो इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इजीली आकर ऐड हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो क्लोरीन की है ये ग्रेटर हो जाती है देन फ्लोरीन। इसमें भी ग्रुप 2A, ग्रुप ग्रुप 5A और ग्रुप 8A ये एबनॉर्मली लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज रखते हैं। रीजन वही है, जैसे मैं ग्रुप 5 की एग्जांपल ऊपर दी, यहाँ भी दे देता हूँ कि ग्रुप 5 में जो N मौजूद है उसका P सबशेल हाफ फिल्ड है, वो मोर स्टेबल है। जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें आकर ऐड होता है तो वो P4 हो जाएंगे, तो उसकी जो हाफ होने की वजह से स्टेबिलिटी थी वो उस पर इफेक्ट करेगा, उसको स्टेबिलिटी को कम करेगा। सो इसलिए ये ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नो डाउट रखते हैं, बट उतनी नहीं रखते जितनी इनको रखनी चाहिए। सो ये पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लो पड़ जाती है। वैसे क्या होनी चाहिए? हाई, बढ़नी चाहिए। तो पीरियड में बढ़ती है, लेकिन इनकी सेकंड की, फिफ्थ की और एट्थ की, इनकी एबनॉर्मली लो होती। थैंक यू जी तस्लीमत से। किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों वो भी आप सबको पता है क्या होती है, बट मैंने ये बताना है कि ये वैल्यूज, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में, हम कोशिश करेंगे वहां भी एक्सप्लेन हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्चुअली आती है, पॉलिंग ने इसको कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यूज को। और उसने कैसे कैलकुलेट किया? उसने बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प ली। स्टेबिलिटी आती है हाफ पी ऑर्बिटल होने की वजह से। यहाँ पर ये है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और कुछ नहीं है। पी सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड होते हैं पांचवें ग्रुप में। आठवें में क्यों स्टेबिलिटी होगी? क्योंकि पी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे। और सेकंड में क्यों स्टेबिलिटी होगी? क्योंकि एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये ये वाला जो बिहेवियर है, ये जैसे जैसे सबशेल बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी का करेक्टर बढ़ता जाता है।
तो पी में और डी में ये बहुत नुमाया है। एफ की तो हम इतनी बात ही नहीं करते, नॉर्मली उन एलिमेंट्स को स्टडी ही नहीं करते। हेलोजेंस का ऑर्डर आमना अभी मैंने आपको बताया है कि फ्लोरीन की कम होगी, उसके बाद क्लोरीन की ज्यादा होगी, लेकिन आगे ब्रोमीन और आयोडीन की कम होगी। तो इसमें जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो क्लोरीन का आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मसला फ्लोरीन में है, क्लोरीन में नहीं है। फ्लोरीन की हाई होनी चाहिए थी, क्लोरीन से भी ज्यादा, बट फ्लोरीन की लो है। ठीक है, ग्रुप में ऐसे होता है कि टॉप की सबसे ज्यादा, फिर उससे नीचे वाले की कम, फिर कम, फिर कम। अब हुआ क्या, एक्चुअली क्लोरीन की ज्यादा नहीं है, एक्चुअली फ्लोरीन की कम है। इतनी कम है कि वो क्लोरीन की ज्यादा लग रही है। समझ रहे हैं ना बात? मसला फ्लोरीन में है, बदनाम क्लोरीन है। क्या, क्या ख्याल है, समझ आ गई ना ये चीज? ऐसे ही है, जैसे इस इधर था ना केस, ये वाला मसला कर रहा था 2A और 5A, बदनाम 6A हो गए और 3 हो गई। ये अब नॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं। हम्म। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिंग ने जैसे ये एक एग्जांपल है फर्स्ट ईयर की बुक पे, ये आपने देखनी है, बॉन्ड एनर्जी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एच एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 496, 436 है ये। हाँ 36 है, गलती से 90 आ गया, किलो जूल पर मोल। अभी हमने ऊपर पढ़ी, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। याद रखें, जो फर्स्ट ईयर की बुक पर इस तरह का डाटा है, मैं ये नहीं कहता टेबल वाला सारा डाटा कर लें जो टेबल्स में भी दिया हुआ है, बट जो जो मैं आपको बताऊं कम अज कम वो मस्ट करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ ले, फिर हम क्या करेंगे? वो तवक्को रखते हैं कि फर्स्ट ईयर की बुक और सेकंड ईयर की बुक इनको रट्टी हो। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 240 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, ध्यान से सुनिए ये बात, मुझे बताएं, इन दोनों केसेस में सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है ना, यानी दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बराबर है। सो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इक्वली शेयर्ड होता है ना दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर का बराबर बराबर शेयर होगा दोनों तरफ, इक्वली शेयर्ड होगा। ऐसे ही है। तो पॉलिंग साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम ये सपोज करें कि H और Cl बॉन्ड बनता है और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर्ड है, तो फिर हम ये वाला डाटा यूज कर सकते हैं कि 436 किलो जूल पर मोल, ये दो हाइड्रोजन में बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी है, तो एक हाइड्रोजन का शेयर कितना होगा, इससे आधा, हाफ। इस तरह ये जो 240 किलो जूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी है, ये दो क्लोरीन मिलके बॉन्ड तो एक क्लोरीन का शेयर क्या होगा, हाफ। तो इसने कहा यहाँ से हम एक एच का शेयर लेते हैं, एक सीएल का शेयर लेते हैं, और उनका आपस में बॉन्ड बनवाते हैं, और सपोज करते हैं कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड थे म्यूचुअली, वहाँ यहाँ भी इक्वली शेयर्ड है, और फिर एनर्जी की वैल्यू ये बनती है 368। ये क्या है, कैलकुलेटेड है, ये उसने इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से ये निकाली। ठीक है बच्चों, लेकिन एक्चुअली उसने एक्सपेरिमेंट करके जो HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बॉन्ड तोड़ के उनकी एनर्जी कैलकुलेट की, फाइंड की एक्सपेरिमेंटली, एक्चुअली वो आई 431। अब हम, हमारे जैसा बंदा होता तो कहता ठीक है भाई, हम क्या करें यार, भाई जाने दो, इनका इनकी तो समझ ही नहीं आती कैलकुलेट की, कोई आ रहा है एक्चुअल, कोई आ रहा है, दफा करो, ये कोई काम है करने वाला। लेकिन पोलिंग ने कहा कि इसकी क्या वजह है। उसने फिर बेचारे ने बड़ा सोच सोच के बताया। उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये म्यूचुअली इक्वली शेड नहीं होता। उसने कहा कुछ एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, कुछ की कम है। तो उसने कहा कि ये एक्चुअली एक्सप्लेनेशन, अब उसने कैसे दी, उसने कहा ये एक्चुअली इक्वली शेड नहीं है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है चार्ज, फुल नेगेटिव नहीं आएगा। बिकॉज फुल नेगेटिव तो तब आता है अगर क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फुली एक्सेप्ट कर लेना, तो फिर फुल नेगेटिव और फुल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल है, यानी ज्यादातर जो शेयर है क्लोरीन के एटम का तो उसके पास ही है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम का भी ज्यादातर शेयर उसी के पास आ जाता ठीक है क्लोरीन पर नेगेटिव है पार्शियल और हाइड्रोजन पर पार्शियल, तो ये एक एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स बन जाती है। एक तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ पड़ा था, दूसरा आयनिक करेक्टर डेवलप हो गया, आयनिक बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गया, और चार्जेस की वजह से मजीद अट्रैक्शन आ गई। इसलिए वो उसने एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि जहां चार्जेस नहीं आते बॉन्ड पर, वहां पर कोई वो आयनिक करेक्टर जो है वो नहीं होता। इज इट ओके? अब अगर आपसे ऐसी कोई पूछ ले कि बताओ जी, HF, HCl, HBr, HI, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? ये होता है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मुझसे पढ़े, बट नॉलेज अप्लाई करना सीखें। देखो मैंने क्वेश्चन निकाल लिया, तो HF की क्या रीजन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H और F का बाकियों की निस्बत सबसे ज्यादा है। सो H पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव बाकियों की निस्बत, और F पर पार्शियल नेगेटिव। सो आयनिक करेक्टर भी, अगर इस आयनिक करेक्टर का भी क्वेश्चन बन सकता है। लो जी, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वो सारी चीजें आपने करनी है। अच्छा, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए कि ना, स्ट्रक्चर बनाने में, लीवर स्ट्रक्चर बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स में भी कुछ बच्चों को आ रही हो, नाइट्रो स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा था, मैंने तब बताया था फिर भी। तो ये इस सारी चीजों के जवाब हमें इनकी बॉन्डिंग से समझ आने चाहिए, कोवलेंट बॉन्डिंग से, आयनिक बॉन्डिंग से, और समझ आने चाहिए कि नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, ये वो। नहीं मारियन दिलीप, यहाँ पैकिंग की बात नहीं है, बिकॉज ये सॉलिड स्टेट में नहीं है, HF और HCl। HF तो लिक्विड स्टेट में होता है, तो पैकिंग की बात हम करते हैं सॉलिड स्टेट में। अच्छा, साइनाइड आयन को आप जरा, हम एनालाइज करते हैं कि ये बॉन्डिंग किस तरह बनी हुई है साइनाइड आयन की।
तो आप में से कोई समझा सकता है मुझे, जरा बताएं, इस बॉन्डिंग को जस्टिफाई करें कि किस तरह ये बॉन्डिंग है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वो किस तरह यहाँ बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये वो कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से? जल्दी से बताएं। तो एन का क्लियर हो गया कि एन के वैलेंस शेल में टोटल 5 हैं, 3 इधर हो गए म्यूचुअल शेयरिंग में यूज, और 2 इधर पड़े हैं। एन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, 2 और 2 4 और 2 6, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक 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 आया कार्बन का, एक एक नाइट्रोजन का, तो एन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब हम सी को देखते हैं। सी के वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 3 हो गए यूज इधर, ओके, 3 यूज हो गए इधर। चौथा इसका इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है एक। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये वो है जो साइनाइड आयन ने गेन किया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन के खाते में फिट कर दिए, यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी हमें आज क्लियर हो गया कि साइनाइड आयन में कार्बन पर नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अब ठीक है। नहीं नहीं, वो लोन पेयर नहीं है, वो कहाँ से इस तरह तो फिर कार्बन के 10 हो गए, फिर तो काम खराब हो जाना था। तो ऑक्टेट दोनों के कंप्लीट हो गए, शाबाश। अच्छा, एक बात और है, एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप घूमना ना। अब आपको ये बड़ा आसानी से समझ आ गया है। अब मेरी वो आदत है बात को मुख्तलिफ एंगल से देखना, तो एक और एंगल भी है मेरे पास, आएगा जवाब उसका भी इसी तरह। तो बोल दूं या बस ठीक है और आगे चलते हैं? क्या ख्याल है? चलें ठीक है, माशाल्लाह आप वेरी गुड बच्चों। अब देखते हैं, सेकंड एंगल देखते हैं। हम ये इलेक्ट्रॉन जो हमने गेन करवाया है कार्बन साहब को, हम कहते हैं जी नहीं, वो गेन किया है नाइट्रोजन साहिबा ने। अगर वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन गेन करता है तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हो गए? 6। ठीक है, तो भी स्ट्रक्चर देखें कैसे हम बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हो गए 6। अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 हैं, तो कार्बन का हम एक बॉन्ड बनवाते हैं, शेयर करवाते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का जो छठा है वो इधर यूज हो गया। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? टोटल 7। ठीक है, बच्चों समझ आ रही है? ये ये इसके थे, 6 हो गए थे, तो 6 में से एक इधर शेयर हो गया बॉन्ड बनाने में, तो 7 हो गए। अब नाइट्रोजन के हमने 8 पूरे करवाने हैं ना, तो हम एक और बॉन्ड बनवा देते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी म्यूचुअल शेयरिंग में चला गया। ठीक है, तो 2 बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, और एन पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हो। ठीक हो गया। लेकिन कार्बन का बेचारे का देखें हालत क्या है, कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं।
इसका क्या कसूर है, इसका भी तो ऑक्टेट पूरा करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने, ये लोन पेयर उठा के इसको दिलवाना पड़ेगा, शेयर करवाना पड़ेगा इस तरह। इससे क्या होगा, इससे सी का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये म्यूचुअल शेयर हो गया, म्यूचुअल नहीं एक्चुअली, ये एन ने ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। सो दो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन में भी शेयर हो गए, एन में भी शेयर हो गए, तो टू, तो ये वाले दो खत्म हो गए, तो एन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका ऑक्टेट पूरा है और सी का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इससे होगा क्या कि एन जब लोन पेयर शेयर करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप सबने पढ़ा है, जब लोन पेयर शेयर होता है म्यूचुअली शेयर, तो जिसके साथ शेयर होता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो शेयर करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो एन पर नेगेटिव पहले ही था, पॉजिटिव आने से क्या हुआ, न्यूट्रल, कैंसल, तो सी पर नेगेटिव आ गया। तो ये वही सूरत हाल नहीं, आप देखें सेम वही वही सूरत हाल। एक्सप्लेन करने का एक दूसरा एंगल मैंने आपको दे दिया। सोचा ही नहीं, ऐसा ऐसा भी हो। बजाय आप कार्बन को दिलवाने के नाइट्रोजन को दिलवा दें, लेकिन अल्टीमेटली उसने कार्बन के पास ही आना है। हाँ ये पहले आ रही थी, वेरी गुड। तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया। चलो ठीक है। यहाँ नाइट्रो में नाइट्रोजन अब के पास 5 होते हैं वैलेंस में, तो 1 इधर शेयर कर रहा है, 2 इधर शेयर कर रहा है, और इसके साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, अपना लोन पे इससे शेयर कर रहा है। तो इस तरह ओ का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ओ पर नेगेटिव आ जाता है और एन पर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 3 एटम तो हो ना, कि एक से आप बॉन्ड लेके बाकी दोनों को दे दो, तो यहाँ से बॉन्ड इधर शिफ्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ने नीचे वाले ओ से डबल बॉन्ड बनाया और ऊपर वाले को एक शेयर करवाया है। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। यहाँ आपने लोन पेयर की मूवमेंट शो करनी, तो आप यूं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर एन के साथ शेयर किया और एन 5 बॉन्ड्स बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड इस ओ पर शिफ्ट हो गया। इस तरह भी आप रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये स्ट्रक्चर इस तरह बन गया। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक बार बन जाता है तो फिर डिफरेंशिएट नहीं होता कि ये सिंपल कोवलेंट है या ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। तो जितने भी प्यारे बच्चों आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर की बुक पर बने हैं, वो सारे आपने समझने। सिंगल क्यों बन रहा है, डबल क्यों बन रहा है, ट्रिपल क्यों बन रहा है, वो सारी चीजें आपने समझनी है और उन स्ट्रक्चर्स को इस तरह एनालाइज करना है जैसे मैंने आपको समझाया। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ हम आ जाते हैं। आपको इसका थ्योरी का तो मेन पता ही है, आसान है।
बस इसकी लिमिटेशंस कुछ मैंने यहाँ लिखी हैं। उसमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ, सोचने का एक एक अंदाज बोल देता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू बीबीटी, जो ध्यान से ये बात सुननी है बच्चों, ओ की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px 2py और 2p3, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 1 1, और इसमें से किसी एक में हम पेयर्ड कर लेते हैं, ये पेयर्ड। तो टू हाफ फील्ड है। ये तो है ओ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वीबीटी लीवस से एडवांस्ड कंसेप्ट है। वीबीटी ना सिर्फ बॉन्डिंग को बल्कि ज्योमेट्री को, शेप्स को भी एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड एंगल्स वगैरह को भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, बट इसमें भी कई लिमिटेशंस हैं। अब वीबीटी एक्सप्लेन करी है कि O2 बॉन्ड कैसे बनता है, यानी O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है अभी। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं एक एटम के, वो दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनता है। तो ये एक O है, इसी तरह आप दूसरा O नीचे बनाएं तो उसमें भी इस तरह आप देखेंगे तो 2py हाफ फील्ड है, ये दूसरे O के 2py से ओवरलैप करेगा। 2pz हाफ फील्ड है, ये दूसरे O के 2pz से ओवरलैप करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, एक O का दूसरे O से यूं डबल बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड बनेंगे। और जब ये 2py अकॉर्डिंग टू वीबीटी हाफ फील्ड से जब ओवरलैप करते हैं, तो जो नया ऑर्बिटल बनता है ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके 2py का और दूसरे ऑक्सीजन के 2py, वो पेयर्ड हो जाते हैं। इस तरह इसके 2pz का दूसरे O के 2pz से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं, तो इस जब O2 बन गया तो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है? अकॉर्डिंग टू वीबीटी, नो। बट O2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है एक्सपेरिमेंटली। समझ गए हो बच्चों? तो इसका मतलब है ये तो वीबीटी का ड्रॉबैक है, वो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसे तो होना ही नहीं चाहिए पैरामैग्नेटिक, इसे तो डायामैग्नेटिक होना चाहिए। क्लियर? चलें, शाबाश। तो इस तरह अब ये आपको पता है, ये एक मॉलिक्यूलर आइन अगर हम बनाएं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, 1s1 एक हाइड्रोजन का 1s1 दूसरे हाइड्रोजन से ओवरलैप करता है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो म्यूचुअली शेयर्ड हो जाते हैं और एक ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाते हैं। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, हो जाते हैं। बट
H2 आइन ये बकायदा एग्जिस्ट करता है, बेशक थोड़ी देर के लिए करता है। इसका मतलब है कि H2 आइन कब कैसे बनेगा कि एक H दूसरे H से बॉन्डेड है, लेकिन इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन एक ही है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, वो हमने मॉलिक्यूलर आयन ये बनवाया है। जैसे मैस स्पेक्ट्रो में होता है, हम फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करवाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये मॉलिक्यूलर आयन हमने बनवाया है। ये पॉजिटिव इस पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, इस पे भी, ये ओवरऑल मॉलिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव है। तो ये एग्जिस्ट करता है। अब वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है। वीबीटी के मुताबिक तो इनका बॉन्ड ही नहीं होना चाहिए, आपस में जुड़ना ही नहीं चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन से कैसे जुड़ गए ये? ठीक है। सिमिलरली वीबीटी बताती है कि बॉन्ड या तो सिंगल बन सकता है या डबल या ट्रिपल। लेकिन आप सबको पता है कि बेंजीन के केस में जी ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें, तो बेंजीन के केस में आप सबको पता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो ना तो सिंगल बॉन्ड होता है ना ही डबल बॉन्ड होता है। ऐसा ही है ना, आप सबको पता है। तो इस चीज को भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यानी जिन जिन स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस आता है उसको भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है। मैं अभी एग्जाम्पल जो ऊपर गुजरी है ना उसी से आपको एक और आइडिया दे देता हूँ। बेंजीन का तो आप सबको पता ही है कि अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी एक बॉन्ड सिंगल है एक डबल है। लेकिन एक्चुअली हम बाद में ये चीजें आई ना, कंसेप्ट बाद में है वीबीटी के बाद, ये कंसेप्ट हैं मोटी और रेजोनेंस। तो एक्चुअली ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं होता, इसमें कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। और ये डबल बॉन्ड नहीं होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है कुछ हद तक। तो फिर रेजोनेंस इसको एक्सप्लेन करती है। समझ रहे हैं आप? रेजोनेंस कहती है कि ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ना ये है ना ये है। ये तो एक्चुअल स्ट्रक्चर के लीवर स्ट्रक्चर है, कोनिकल फॉर्म है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर में को कंट्रीब्यूट करते हैं, बट ये एक्चुअल है नहीं। समझ रहे हैं सारी बात? शाबाश। तो इस तरह वीबीटी की ये लिमिटेशंस है, मैंने डिटेल में दी हुई हैं। ये बच्चों आप लोगों ने देख लेनी। सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस अच्छी तरह आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट ईयर को भी आपने देखना है और ध्यान से नोट्स की हेल्प ले लेना। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी एडवांस्ड हाइब्रिडाइजेशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें टोटल ऑर्बिटल्स कितने आपको नजर आ रहे हैं? 4, एक D, एक S और 2p। ऐसे ही है ना? इस हाइब्रिडाइजेशन का जो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका उनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। अभी आपको मैंने स्क्वायर प्लेनर डायग्राम बना के दिखाई। ये आप ये यूजुअली ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे निकल यहाँ शो कर रहा है, तो वो ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यूजुअली शो करते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का या कॉम्प्लेक्स आइंस की ये ज्योमेट्री बनती है। ड्रा तो ना करूं, स्क्वायर प्लेनर समझ आती है? सेंटर पे निकल होगा और चार कॉर्नर्स पे साइनाइड होंगे। sp3d
ये एक्सप्लेन करती है वो PCl5 PF5 यानी ट्रायगोनल बायपैरामिडल स्ट्रक्चर्स को, ये एक्सप्लेन करती है। और आप समझ गए होंगे इसमें क्या है, कि एक एस है, तीन पी है और एक डी है। ठीक है। फास्फोरस आप देख लें उसका कौन कौन यूज होगा, उसका 3s 3p और 3d ये यूज होंगे। तो एक एस यूज होगा, तीन पी और एक डी यूज होगा, लेकिन वो तीसरे शेल के यूज होंगे। ठीक है, ये मैं भी सिंपल सिंपल आपको करवा रहा हूँ। बाकी ये आ गया SF6, जब 6 बॉन्ड्स बनेंगे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो वो होता है जी sp3d2 या D2sp3। डिपेंड करता है कि डी उसी शेल का यूज हुआ है जिस शेल का एस और पी है, यानी सपोज एस चौथे शेल का है, पी चौथे शेल का है और डी भी चौथे शेल का है, तो फिर ये होगी sp3d। या यूं कह लें कि एस तीसरे का है, पी भी तीसरे का और डी जो है वो उसका तीसरे का है वो भी, तो भी इसी तरह लिखेंगे। लेकिन जब इस तरह हो कि आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा होता है कि डी अभी तीसरा यूज हो रहा होता है और एस और पी चौथे शेल का यूज हो रहा होता है, फिर इसको लिखेंगे D2sp3, फिर डी पहले आ जाए क्योंकि डी पिछले शेल का है, इसलिए डी पीछे आ जाता है। तो दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है, sp3d2 D2s। अब डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल एटम है उसने किस डी को यूज किया है उस लिहाज से। जैसे कोबाल्ट के केस में ये हाइब्रिडाइजेशन बनेगी D2sp3, बिल्कुल इनर ऑर्बिटल या आउटर, ऐसे ऐसे ही दोनों केसेस में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो शेप भी सेम। ये पांचवा केस ये है sp3d3, ये 7 बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करता है। और जारी बात है 7 बॉन्ड्स कौन बनाएंगे, जिनके वैलेंस शेल में 7 है, जिनकी इतनी पहुंच है कि वो 7 बना सकें, वही 7 बनाएंगे ना। तो ये आमतौर पर जो हेलोजेन्स हैं वो 7 बॉन्ड्स बनाते हैं। इनको आपने अच्छी तरह देखना है। ये एग्जांपल्स देखें, अब sp3 की हैं लेकिन ये मीथेन से हट के भी एग्जांपल्स हैं, कुछ आइंस हैं, तो इनको देखना है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बाज़ जगहों पे बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा जोर लगा के शायद फिर भी समझ आती। फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव में इसको हम एनालाइज करते हैं, सल्फेट आयन। तो पहले हम लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वो सिंपल जो हमने ऊपर पढ़ा, वो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किसमें, वो वैसा लीवर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं।
तो आसानी हो जाएगी कुछ। एस के वैलेंस शेल में 6 होते हैं, तो इसके साथ 4 O हैं, और ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है। तो हम पहले तो ये काम कर लेते हैं कि ऐसे ही 4 O तो लगा के देखते हैं ना इसके साथ, अगली बात फिर बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं एक O से शुरू हो जाते हैं। एस के टोटल वैलेंस में 6 हैं, तो ये 4 हमने शेयर करवा दी, अभी 2 इसके पास हैं। ओ के वैलेंस शेल में भी 6 होते हैं, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो 6 में से एक इसने शेयर कर लिया, अब इसके वैलेंस शेल में 7 है, तो एक और करवा देते हैं, अब 8 हो गए। इसका भी एक और करवा देते हैं, 8 हो गए। लेकिन अब सल्फर ने जवाब दे दिया। आप समझ रहे हैं क्यों जवाब दे दिया? बिल्कुल समझ साहब, क्योंकि सल्फर का जो बैलेंस सेल है वो, उसमें 6 होते हैं टोटल, तो वो 6 के 6 शेयर हो गए, 2 इधर शेयर हो गए, 2 इधर शेयर हो गए। नहीं, 8 नहीं हो गए, सल्फर के तो 8 से ज्यादा हो गए हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो तीस सिर्फ दूसरे पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके बैलेंस शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, बाकी तीसरे चौथे पांचवें छठे पीरियड में 8 से ज्यादा आ सकते हैं। सो इसने जवाब इसने ये दे दिया कि इसके पास थे ही टोटल 6, वो 6 के 6 शेयर हो गए, अब मजीद ये डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तस्लीम, कैसे पता चलता है स्टीरिक नंबर जी से, जरा बताएं। ये स्टूडेंट्स, किसी भी फार्मूला का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो सेंट्रल एटम की है वो फाइंड करने का एक फार्मूला, वो हमारी बड़ी प्यारी स्टूडेंट हैं तस्लीम, उन्होंने हमसे शेयर किया है। वो है 1/2, आगे आप ब्रैकेट लगाएं, स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मेटल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके अपने हैं, शेयरिंग वाले नहीं बीच में काउंट करने, उसके अपने। जैसे CH4 में सी के अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो काउंट यहाँ किए जाएंगे। तो 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, चाहे वो मेटल हो चाहे जो भी हो, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज, जितना भी चार्ज उसके ऊपर वो प्लस कर दें, फिर माइनस कर दें। ये नेगेटिव चार्ज ओवरऑल काउंट करना है आपने, ठीक है, ओवरऑल जो भी आयन दिया है उसके ऊपर कितना नेगेटिव है, प्लस एनी पॉजिटिव चार्ज, फिर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी आप प्लस कर दें, वो माइनस करना है। नेगेटिव चार्ज प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज माइनस, फिर प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ब्रैकेट क्लोज कर देनी। मोनोवैलेंट एटम कौन है? वो जो सिंगल वैलेंसी नॉर्मली शो करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हेलोजेंस हैं, और इनको आप प्लस वगैरह करके और फिर आप 1/2 से मल्टीप्लाई यानी 2 से डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा, सपोज आंसर आ रहा है 4, तो इसका मतलब है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे आप सल्फेट आयन के केस में निकालेंगे तो वो आंसर 4 आएगा। आप सल्फाइट आयन, ठीक है, ये सल्फेट आयन है, इस पर यहाँ चार्जेस है, आप सल्फाइट आयन के केस में निकालेंगे तो भी आंसर 4 ही आएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब है s की दोनों में है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ज्योमेट्री का हमें कैसे पता चलेगा? देखें, sp3 आंसर आ रहा है हमारे पास, तो अब आप देखें सेंट्रल एटम सल्फर के साथ टोटल 4 एटम्स अटैच हैं, ये, इसका मतलब है इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। जो आंसर आपके पास आया था ना इसका 4,
तो अगर उतने ही सेंट्रल एटम के साथ एटम्स अटैच हो, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। और अगर एक कम है, जैसे यहां पर है, अगर एक कम है एटम, अब हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है, इसका जो हमने फार्मूला लगा के आंसर निकाला था वो आ रहा था 4, इसको स्टीरिक नंबर कहते हैं, ये 4 आ रहा था। लेकिन सेंट्रल एटम के साथ एटम कितने हैं? 3 है, इसका मतलब एक लोन पेयर है। और अगर 2 होंगे, इसका मतलब 2 लोन पेयर है। समझ आ गई बात? अब हम एक और जगह पर अप्लाई करते हैं ताकि हमें मजीद क्लैरिटी हो जाए। एक फार्मूला है सल्फर डाइऑक्साइड का, लो जी इस पर हम अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि इसका क्या बनता है। तो 1/2 हम करेंगे, और सल्फर के हम काउंट करेंगे 6, प्लस कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, और प्लस ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ना ही कोई मोनोवैलेंट एटम है, तो ये फिर आगे 0 ही आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 6 ही रहेगा। तो 2 6 से कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 3। अब 3 का क्या मतलब है? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है, अब आंसर आया था 3, स्टीरिक फैक्टर 3 है, स्टीरिक नंबर इसका 3 है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमें पता चल गई, 3 ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो sp2 हो गई टोटल। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका जो स्टेरिक नंबर है वो तो 3 है, लेकिन सेंट्रल एटम के गिर्द सिर्फ 2 एटम्स हैं, इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। ठीक, तो हम sp3 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बनाएंगे, sp2 की सॉरी, वो ये बनती है ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना। तो तीसरी जगह पर हम लोन पेयर बना देंगे, क्योंकि एक लोन पेयर है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये वी शेप है। अब क्लियर हो गया बच्चों? ये स्टूडेंट्स, अब आपने जो नॉर्मल एंगल है ना, ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि sp का 180 है, sp2 का 120 है, और sp3 में 109.5 होता है। ये गलती से लिखा गया है 190, मिस प्रिंट है बुक पे, ये 109.5। अच्छा, ये ध्यान से देखें, ये मैंने कभी इस तरह क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि ये मैथमेटिकल बात है, इस तरह देता नहीं है, वो नॉर्मली पॉइंट में ही देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपने किसी को समझाना हो या बुक पे आप देख लें तो आप परेशान ना हो। ये एक्चुअली 1 डिग्री के 60 पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट को कहते हैं मिनट। ये मैथमेटिकल है। एंगल आपने सुना है ना, 1 डिग्री का डिग्री, तो 1 डिग्री को भी मैथमेटिकली 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट को 1 मिनट कहते हैं, इसका मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और अगर 120 मिनट हो तो कितने डिग्री होंगे? 2। तो मिनट को डिग्री में चेंज करने का तरीका क्या है कि आप उसको 60 पे डिवाइड कर, डिग्री की सिंबल होती है ऊपर, ये नॉट का निशान लगा होता है 0 सा, और मिनट में ये प्राइम लगा होता है, डैश कह लें, प्राइम कह लें। अब ये मिनट में दिया हुआ है 28, इसको आप डिग्री में चेंज करना चाहते हैं, इसको 60 पे डिवाइड कर दें, तो तकरीबन 0.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो फिर ये ओवरऑल क्या बनेगा? 109.5, 109, और ये बन जाएगा 0.5। अब समझ आ गई? ये क्लियर है बात?
बस ऐसे कह लें, डिग्रीज इक्वल टू आर कह लें, ठीक है। तो एक आर में 60 मिनट होते हैं, बस यूं याद रखें, ऐसे ही। तो मेन आपको एंगल्स याद हो जो फर्स्ट ईयर की बुक पे एंगल दिए हैं, वाटर के और अमोनिया के और NF3 के, वो आपको याद होने चाहिए। NF3 का भी एक एंगल है 102, वो आपने याद रखना है। बाकी एंगल मैंने आपको बताए ऑक्टाहेड्रल वगैरह, ठीक है, वो आपने देखने हैं। यानी जो बड़ी शेप्स है ना, उनका मेन याद रखना है, जैसे ये है। तो अभी ऑक्टाहेड्रल ये है ट्रायंगुलर बाइपैरामिड, तो मैंने इसका आपको डिटेल से समझा दिया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात है कि जब ट्रायंगुलर बाइपैरामिड में लोन पेयर आता है, तो वो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगाया जाता, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते हैं। और अगर दूसरा लोन पेयर आया तो वो दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है। अगर तीसरा लोन पेयर आया तो वो तीसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ जाता है। तो यहाँ मैं आपको फिर बताता चलूं, एक्चुअली जब आपको पता है लोन पेयर मोर रिपल्शन रखता है देन बॉन्ड पेयर से। सो अगर लोन पेयर यहाँ रखते हैं ना, ध्यान से ये बात सुनिए, ये फर्ज करें कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है जो आपकी आइस की तरफ आ रहा है, तो फिर इसकी रिपल्शन तीनों इक्वेटोरियल के साथ होनी थी, और ये तीनों इक्वेटोरियल 90 डिग्री पर हैं, इधर भी, इधर भी, और इधर भी। तो लोन पेयर की 90 डिग्री पर कितनी रिपल्शन होनी थी, 3। अब अगर हम किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर लगा दें, अब क्या है, अब लोन पेयर की रिपल्शन है एक इधर 120 डिग्री पर और एक इधर 120 डिग्री पर, ठीक है। तो ये ज्यादा लोन पेयर खुश नहीं है इधर, क्योंकि इसको अब ज्यादा जगह मिल रही है। 120 डिग्री का फासला है इधर भी और इधर भी, ये लोन पेयर ज्यादा खुश है यहाँ पे। ऊपर तो उसने रिपल्शन ज्यादा करनी थी। और तीसरी इसकी जो रिपल्शन हो रही है वो ऊपर वाला एक्सियल है उसके साथ 90 पे, और चौथी इसकी हो रही है नीचे वाला एक्सियल उसके साथ 90 पे। तो दो 90 वाली हैं। और अगर हम यहाँ लोन पेयर बनाते हैं तो तीन 90 वाली हैं। इसलिए एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर ज्यादा खुश है। समझ आ गई बात, स्टेबल होगा, शाबाश। तो बस इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इनकी शेप्स वगैरह आपने देख लेनी।
एमओटी बच्चों आपने पढ़ी हुई है, आसान है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये सब आपको पता है। तो इसमें जो भी फर्स्ट ईयर में है मटेरियल सारा वो आपने करना है, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है, नोट्स मेरे देख लेने हैं। ये मैंने एक आधी डायग्राम एक्स्ट्रा बनाई है, ये आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये सिंपल वही है, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, सिंपल है, 1s 1s से मिलेगा। याद रखना एमओटी में डायग्राम में हम 1s शो नहीं करते, बट 1s से ओवरलैप करता है। तो एक सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, इस तरह 2s से करता है, और सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s इस तरह ये ओवरलैप करते हैं हमारे पास। 2p से करेगा। बस एक चीज इस डायग्राम में आप शायद नोट की हो आपने, कि जो ऑक्सीजन का 2p है ये थोड़ा सा नीचे बना हुआ है एनर्जी लेवल में, नोट किया आपने, और सी का थोड़ा ऊपर है। तो रीजन ये है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं उनका ऑर्बिटल्स एनर्जी में जरा लो होते हैं, तो इसलिए उनको नीचे लिखा जाता है थोड़ा सा, ऑक्सीजन का। इस तरह अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो वो भी थोड़ा नीचे लिखा जाना था इसके लेवल पे। ठीक। बाकी इसमें जो सिग्मा और जो पाए हैं उनकी तरतीब वही होगी जो नाइट्रोजन और उससे पिछले वालों की तरतीब है, ये आपने देखा है। नाइट्रोजन, बोरोन और बेरिलियम के केस में सिग्मा 2px ऊपर होता है और पाई वाले नीचे होते हैं, जबकि नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में सिग्मा नीचे होते हैं और पाई ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे भी वही नाइट्रोजन से पिछले वाला जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, और सिग्मा वाला ऊपर है और पाई वाले नीचे हैं। एक एच एफ की भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लें, ये एच एफ की है। एच एफ देखो बच्चों, एच एफ में है 1s और 2s, और 2p में 5 है, और एच में सिर्फ एक ही होता है 1s। आप देखो, हमने एच का 1s तकरीबन एफ के 2p के लेवल पे लिखा हुआ है, बल्कि उससे भी ऊपर है एनर्जी में। तो ये क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका 1s उसके 1s के लेवल पे नहीं होएगा, इसका 1s बहुत नीचे होगा, और 2s उससे थोड़ा ऊपर, और 2p जाके हाइड्रोजन के 1s के लेवल पे आएगा और वो जाके इससे ओवरलैप करेगा। ये नहीं है कि आप हाइड्रोजन के 1s को f के 1s से ओवरलैप करवा दें। ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन का 1s है ये ऐसी, आपको पता है दरमियान में मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जो फ्लोरीन का 1s है ये नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा, फ्लोरीन का 2s ये भी नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा, और फ्लोरीन के 2p वो भी नॉन बॉन्डिंग कहलाएंगे। ठीक है। तो बॉन्डिंग कौन सा होगा, इसका एक s और इसका एक p, वो बनेगा सिग्मा sp नीचे और सिग्मा sp ऊपर। इसका नाम सिग्मा sp रखेंगे क्योंकि s और p के मिलने से बना है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब आप इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं इसी तरह। ये सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 9 इसमें होते हैं और एक इसमें 10, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, ये एम्प्टी रह जाएगा। डी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ओवर। और सुबह इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा, आपने इसको तैयार करना है, और परसों इंशाल्लाह हाफ जो हमारा टेस्ट है वो इंशाल्लाह होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक साइट होते हैं तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, ये ध्यान से जरा बात सुन। वीबीटी वाले इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वीबीटी वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट वाले कहते हैं कि देखें कार्बन के वैलेंस शेल में
जो अनहाइब्रिडाइज्ड और जो हाफ फील्ड है वो सिर्फ दो हैं, 2px और 2py। लेकिन कार्बन बॉन्ड 4 बनाता है, तो वीबीटी यहाँ पर लिमिट हो जाती है। वीबीटी के मुताबिक तो इसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड ही 2 है, 2px और 2py। तो फिर वीबीटी वालों ने क्या किया कि अपना नया एक वर्जन दिया, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। वीबीटी वालों ने ये कंसेप्ट दिया है, ये वीबीटी की एक अगली स्टेज है। इन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में शिफ्ट होता है। तो इस तरह 2s भी हाफ फिल्ड हो जाता है और 2p भी हाफ फिल्ड हो जाता है। अच्छा, ये बात मान ली गई। तो पूछा गया कि एनर्जी फिर कहाँ से आती है। 2s और 2p में एनर्जी का ज्यादा फर्क भी नहीं है, दोनों सेकंड शेल के ही हैं। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होती है, एस और पी ये हाइब्रिडाइज करते हैं। उनके मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है, यानी जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो अनहाइब्रिडाइज से कम होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड की एनर्जी कम होती है अनहाइब्रिडाइज। सो ये इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी यूज हो जाती है उसको एक्साइट करने के लिए, 2s को 2pz में। अब वो बच्चे कहते हैं जी लो जी, वो तो पहले हुआ है, एनर्जी बाद में रिलीज हो रही है। ऐसे ही है ना, एक्साइटेशन तो पहले हुई है, एनर्जी बाद में रिलीज हो रही है। तो ऐसा नहीं, उनके बकौल उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन, एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन और साथ में ही बॉन्ड फॉर्मेशन ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन से और बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्साइटेशन से कहीं ज्यादा होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक्साइटेशन, वैसे बुक्स में यूं लिखा जाता है, पहले एक्साइटेड स्टेट दिखाई जाती है, फिर हाइब्रिडाइज स्टेट दिखाई जाती है, और फिर बॉन्डिंग दिखाई जाती है। ठीक है, लेकिन थ्योरी कहती है कि नहीं, ये तीनों साइमल्टेनियसली होते हैं। ये नहीं है कि पहले एक्साइटेशन हुई और फिर हाइब्रिडाइजेशन हुई और फिर बॉन्डिंग हुई। कहते हैं जी इकट्ठा ही सारा काम साइमल्टेनियसली होता है। सो वो एनर्जी जो है वो उसमें, अब इसकी वो सही तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, यही हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक भी है। और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का एक और ड्रॉबैक भी है कि वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, सपोज इथीन बन रही है, तो इथीन में एक पी अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो क्यों अनहाइब्रिडाइज्ड है, उसको क्या मसला हो गया कि वो हाइब्रिडाइजेशन में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्योंकि उसने पाई बॉन्ड बनाना था, वो तो बाद में बनाना था। हाइब्रिडाइजेशन में वो क्यों रुक गया, किसी ने उसको पकड़ा था। तो ये भी एक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है कि वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो नहीं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आसियन ओरिन, फिर आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत बन जाना है। फिर मैं सेकंड हाफ लूंगा, आप कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा, आप जस्ट फिजिकल का ले लें। चले मैं आपको दे देता हूँ, आप इस तरह करें, ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रो रख लें सिर्फ, ठीक। लेक्चर एंड है, कोई जाना चाहते हैं तो चला जाए, लेक्चर तो एंड हुए 15 मिनट हो गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चंस भी हमने बीच में ऐड कर लिया। तो हमारा टेस्ट जो है वो होगा नेक्स्ट, हाफ बुक का हाफ टेस्ट होगा, ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रो, और साथ में
बेसिक कंसेप्ट्स का जो पहला लेक्चर था वो बीच में होगा। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।